All right. चलिए, so the first thing, yes, see, this is my question to you people. How much time is spent by interviewer on your resume? एक resume के ऊपर interviewer कितना time spend करते हैं? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, you are spending hours in building that, but how much time interviewer will spend on your resume? क्या लगता है आपको? Any guesses? 5 minutes. Okay. All right. और बताएं बताएं और बताएं, कितना टाइम लगाते हैं इंटरव्यूअर? इंटरव्यू कितना टाइम लगाते होंगे? 15 to 30 seconds, यस। 5 minutes और 15 to 30 seconds। नाउ डज दिस इज जनरली डन बाय एआई। नहीं नहीं, एआई तो करता है, लेकिन इंटरव्यूअर तो अभी रोबोट नहीं बने ना, इंटरव्यूअर तो अभी भी फिजिकली है। सो इंटरव्यूअर्स कितना टाइम लगाते हैं नॉर्मली? 2 to 3 minutes, ओके। ऑलराइट। सो देखो, ये बात आपको पता है कि आपकी कॉपी, फाइनल की कॉपीज चेक होने में कितना टाइम लगता होगा? फाइनल की कॉपीज चेक करने में मुश्किल से 10 मिनट लगाते हैं। इतनी बड़ी कॉपी चेक होने में अगर 10 मिनट लगते हैं, तो फिर रेज्यूमे में कितनी देर लगाएंगे? तो नॉट इन मिनट्स, यस। 30 मिनट्स, नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। सो रेज्यूमे का जो जनरल टाइम है, राइट, ये एक एवरेज टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। 5 to 15 seconds, राइट। 5 से 15 सेकंड वो आपके रेज्यूमे को देखते हैं। ठीक है, ये एक एवरेज टाइम और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, एक एवरेज टाइम। सो हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं रेज्यूमे, वो इसी थॉट प्रोसेस से बिल्ड करना है आपको कि अगर इंटरव्यूअर उसको 5 से 15 सेकंड के लिए देख रहे हैं, राइट, सो क्या बातें ऐसी हैं जो उनको कम्युनिकेट हो रही है। ठीक है। सो इस बात से दो तीन चीजें क्लियर हो जाती है कि एक तो हमें चीजों को बहुत ज्यादा एलोबरेटेड नहीं रखना है। दूसरी बात ये भी क्लियर हो जाती है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बोल्ड करना है, राइट। और तीसरी बात एक ये भी है कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू खुद उतना टाइम इसमें स्पेंड नहीं कर रहे, राइट। सो ये सब बातें क्लियर होती है इन चीजों से। अच्छा, फिर इंटरव्यूअर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अगर अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं नॉर्मली रेज्यूमे देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मली सीधे कैंडिडेट से इंटरेक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। कई लोग होते हैं जो पेन लेके बैठते हैं और अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं, और देखते हैं क्या क्या आपने लिखा हुआ है। तो दोनों तरह के इंटरव्यूअर हो सकते हैं, बट दोनों का अगर एक एवरेज लेते हैं तो 5 to 15 सेकेंड्स, राइट। सो बहुत जल्दी देख लेते हैं वो, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं 11 पॉइंट्स। 11 पॉइंट्स हैं जो आपको हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर, राइट। यही कुछ बातें हैं जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन आते हैं। ठीक है, ये मुझे नॉर्मली जो स्टूडेंट के फीडबैक मिलते हैं उसके बेसिस पे हमने निकाले हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, सो डेफिनेटली डू आस्क। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, which normally people have is how many pager? Yes, ये तो मेरे ख्याल से एक टाइम था जब स्टूडेंट्स 2 पेजर 3 पेजर रेज्यूमे बनाते थे। अब नॉर्मली ये ट्रेंड हो गया है कि इट्स 1 पेजर। ठीक है, बट स्टिल कई लोगों का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, बहुत लेंदी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस होता है, काफी चीजें होती है उसमें बताने की। तो उनका रेज्यूमे 2 पेज पे चला जाता है, राइट। लेकिन स्टिल मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि कीप इट 1 पेजर, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो 1 पेजर का चल रहा है। तो आई थिंक ट्रेंड के साथ जाना ज्यादा बेटर है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 2 पेजर पे जाना पड़ रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी भी लोग 2 पेजर बना लेते हैं एक्सेप्शनल वेव के अंदर। लेकिन फिर भी पहला प्रेफरेंस ये है कि आप उसको 1 पेजर रखिए। ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट पर आते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव। देखो, करियर ऑब्जेक्टिव एक सवाल होता है कि करियर ऑब्जेक्टिव पहली बात लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो अगेन ये रिडंडेंट हो चुका है। करियर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखते हो तो जनरली कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, और कैंडिडेट क्या करते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल सीवी का लिटरल मीनिंग निकाल लेते हैं, राइट। कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट, यहाँ से करियर ऑब्जेक्टिव उठाया और यहाँ पे लगा दिया। लेकिन उसको ऐसा मत करिए। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव अगर आप लिख रहे हो तो उसको ध्यान रखो कि लाइक वी आर राइटिंग इट ऑन अवर ऑन।
ठीक है। एक बार का मेरे को इंटरव्यू एक्सपीरियंस ध्यान है। एक कैंडिडेट से रेज्यूमे ले लिया था इंटरव्यूअर ने, और उनको बोला था कि बिना अपना करियर ऑब्जेक्टिव देखे बताओ कि आपने क्या लिखा। ठीक है। सो क्योंकि इंटरव्यूअर्स सब जानते हैं, राइट, इंटरव्यूअर्स भी कभी इंटरव्यू ही थे, राइट। तो आप समझते ही हो कि उनको सब ट्रिक्स पता है, इसलिए करियर ऑब्जेक्टिव जब भी लिखो तो थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखो और ध्यान रखो कि आपने क्या लिखा है। ठीक है। दूसरा एक सवाल और इसके अंदर होता है कि जब हम करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसमें लिखें क्या। जैसे कि लाइक रियली लिखते हैं क्या कि हम वी आर लुकिंग फॉर जॉब इन ऑडिट, वी आर लुकिंग फॉर जॉब इन फाइनेंस, वी आर लुकिंग फॉर जॉब इन डायरेक्ट टैक्सेशन, ऐसा लिखें क्या। तो बिल्कुल ऐसा मत लिखिए, क्योंकि आपको कैंपस में पता नहीं कि कौन सी कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। तो जब हमें पता नहीं है तो फिर हम लोग स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखें तो अच्छा है। राइट, सिंपली राइट अ जनरलाइज्ड करियर ऑब्जेक्टिव। जनरलाइज करियर ऑब्जेक्टिव का जो एक एग्जांपल है वो ये है कि लाइक जो आपके सामने स्क्रीन पे, to secure a challenging position in reputed organization and to learn the best practices prevailing in the industry while making a significant contribution. राइट, सो एक जनरलाइज्ड ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो स्पेसिफिक तब लिखो जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता हो, आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर रोल के लिए आ रही है। अदरवाइज फॉर कैंपस डेफिनेटली डू नॉट राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, राइट अ जनरल करियर ऑब्जेक्टिव। राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट, दैट इज आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन। राइट, इसको लेके थोड़े कंफ्यूजन होते हैं कि आर्टिकलशिप को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं एक बार आपको जो रेगुलर फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूँ, और उससे इजी रहेगा डिस्कशन करना। कुछ मैं आपको फॉर्मेट्स दिखा दूंगा जो अगेन प्रीवियस बैच ने बनाए थे, और आई मीन दे गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। देखो ये फॉर्मेट है जो मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया हुआ है। ठीक है। दिस इज वन पेजर फॉर्मेट, और खास तौर पे यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस की। ठीक है। उसके बाद बाकी पॉइंट्स पे आते हैं। तो देखो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने केवल एक ही एरिया में आर्टिकलशिप की है? या फिर उसको बहुत सिंपल वे में अगर मैं पुट अप करता हूं तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल, जिन्होंने ऑडिट नहीं किया है, ऑडिट नहीं किया है, टैक्स का ही काम कर रहा है जिन्होंने एक एरिया में। ओके। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर एरिया में काम करा है और वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है। या आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो इस बात को अगेन थोड़ा अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर कमिंग, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कल हमने एक डिस्कशन करा था और उस डिस्कशन में हमारा ये पॉइंट निकला था कि कॉर्पोरेट्स बहुत सारे आते हैं, इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्री किस प्रोफाइल के लिए आती है, जनरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। और जब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए आती है तो कहीं ना कहीं ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसका एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपने ऑडिट में काम नहीं करा है, राइट, और अगर आप बिल्कुल इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ दोगे ऑडिट को, तो ये सही नहीं है। यू नीड टू राइट समथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। किसी ने, जैसे आप लोगों ने किसी किसी ने लिखा है कि डायरेक्ट टैक्स में काम किया है, जिन्होंने ऑडिट में काम करा है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्योर टैक्सेशन में काम किया हुआ है, ठीक है, वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, दैट यू नीड टू राइट एटलीस्ट समथिंग। अब वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको खाली मत छोड़ना। ठीक है, डोंट, डू नॉट कीप इट ब्लैंक एज इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है। बिकॉज 60% ओपनिंग्स जो आएंगी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रहेगी, एंड व्हेन दे फाइंड दिस ब्लैंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। क्लियर है आपको। सो ये पॉइंट ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट ये रखिए कि कई बार स्टूडेंट सबको क्लब कर देते हैं विदाउट पुटिंग एनी हेडिंग्स हियर। फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दे मर्ज इट, दोनों को मर्ज कर देता है। तो ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड बिकॉज दे, ये आप वैसे ही वो 5 to 10 सेकेंड स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर।
तो 5 से 10 सेकंड अगर वो स्पेंड कर रहे हैं, और उसमें भी अगर आप उनको बोलोगे कि आप तो सब मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मर्ज मत करिए, हेडिंग्स रखिए, ऑडिट अलग रखिए, डायरेक्ट टैक्स अलग रखिए, इनडायरेक्ट टैक्स अलग रखिए, क्योंकि कोई भी रोल आएगा वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक साथ वाला नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है जिसके अंदर ये सब मर्ज है, प्लीज अलग अलग करो उसको। अच्छा, ऑडिट में भी अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग किया है, इंटरनल ऑडिट अलग करा है, इसको भी अलग अलग करो। लेकिन एक आध कोई इंटरनल ऑडिट है, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो उसको मर्ज कर सकते हो। क्योंकि ये बात समझो प्लीज कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के रोल्स अलग हैं, इंटरनल ऑडिट के रोल्स अलग हैं। मैं अगर इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू के लिए आया हूँ तो मुझे इंटरनल ऑडिट का सेक्शन देखने में इंटरेस्ट है, बाकी मुझे देखने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। सो जितने आप सेक्शंस बना सकते हो उतनी अच्छी बात रहेगी। सो ऑडिट ऑडिट के अंदर भी अगर आप ब्रेकअप कर दो तो ठीक है, बट ब्रेकअप तभी करो जब सब्सटेंशियल वर्क करो। अदरवाइज ऑडिट का एक सेक्शन कर लिया, डीटी का एक सेक्शन कर लिया, आईडीटी का अलग कर लिया, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है नॉर्मली। अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वैसे कोई करते नहीं है, लेकिन जिनको वर्क एक्सपीरियंस है वो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अलग से एक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि आर्टिकलशिप एक बड़ा पॉइंट होता है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं कि कैसे क्या लिखना है। अब देखो, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो सबका होता है कि हमने आर्टिकलशिप में कम काम करा है तो फिर क्या करें। वो आंसर अभी मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि उसका आंसर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फ्रेम आउट करना पड़ेगा। आप हर एरिया के अंदर अभी चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जहां जहां पे भी इम्प्रूवमेंट आने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा क्लास के अंदर कि आपको कैसे उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो वो एक सवाल है जिसका जवाब तो हम लोग क्लास के अंदर करेंगे जब वन टू वन डिस्कशन करेंगे। लेकिन फंडामेंटली द फॉर्मेट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को फॉर्मेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, ठीक है। तो जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स ये लिखा हुआ है, उन लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर केवल आपको पता है कि टैक्सेशन का रोल है और आप टैक्स में कुछ भी नहीं लिखोगे, अगेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखिए, इफ यू आर गोइंग स्पेसिफिकली फॉर टैक्सेशन देन यू नीड टू राइट समथिंग फॉर टैक्सेशन। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग, वो हम लोग वन टू वन ही डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वो अभी जनरलाइज डिस्कशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। आई हैव डन वर्क फॉर बोथ इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट इन अ स्मॉल सीए फर्म, देन हाउ टू बाइफरकेट बोथ। नहीं, जरूरी नहीं है बाइफरकेट करने का। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंटरनल ऑडिट भी आपने सपोज 3 4 क्लाइंट्स के लिए करा है और स्टेट ऑडिट भी 3 4 क्लाइंट्स के लिए करा है, तो उसको बाइफरकेट करो। अगर उसमें बहुत ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे तो आप कंबाइन भी कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को, क्रिएट सेपरेट हेडिंग फॉर ईच एरिया, राइट। फाइनेंस करा है तो फाइनेंस के लिए भी अलग एरिया, ठीक है। सेकंड अगर आ जाओ विद इन ऑडिट, ये भी बात हो गई हमारी। थर्ड आ जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट का नाम, ठीक है। क्लाइंट का नाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सवाल ऐसा है कि आप ही बताओ, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये सवाल आता है कि इंटरव्यू में जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इंटरव्यू के साथ में, तब भी हम क्लाइंट का नाम लें या ना लें। तो क्या लगता है आपको, शुड वी टेक क्लाइंट नेम और नॉट? नो, ओके। फिर आपने अगर बड़े क्लाइंट्स के ऊपर काम करा है, जो मतलब एक तरह से आपके लिए तो वो बड़ा अचीवमेंट है बड़े क्लाइंट पे काम करना, उसको नहीं बताओगे तो फिर। सो आता हूँ मैं एक एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन पे आता हूँ। जो ओवरसीज अप्लाई करने के लिए भी बात करेंगे कैसा रेज्यूमे बनाना है, राइट। ओनली इफ इट इज लिस्टेड और गवर्नमेंट एंटिटी, ऑल राइट। सो ये पॉइंट भी देखो क्लियर कर लो और याद रखना, इस पॉइंट को भी बहुत कंफ्यूजन देता है। इफ इट इज कंपनी लाइक रिलायंस, राइट, इफ इट इज कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी कंपनी जो कि बड़ी कंपनीज है, नोन कंपनीज हैं, ऐसी जगह अगर आपने ऑडिट करा है तो 100% बताना चाहिए। आप बताओगे तो ही इंटरव्यूअर को पता चलेगा, और तभी तो आप उन चीजों को कैपिटलाइज कर पाओगे। आपने अच्छी आर्टिकलशिप करी, वो बताना पड़ेगी आप, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट्स का नाम लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन कब नहीं लिखना है आपको,
आपको तब नहीं लिखना है जब वहां पर कोई सेंसिटिव इशू था, कोई ऐसी बात है जो पब्लिकली पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, तब आप ऐसी चीजों के नाम मत लिखो। जैसे कि सपोज कोई एक कंपनी है जिसमें डायरेक्टर ने कुछ फ्रॉड कर दिया और डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया गायब हो गए, ठीक है। अब ऐसा कोई इशू है, ऐसे इशू में आप कंपनी का नाम मत लो, क्योंकि कंपनी का नाम लोगे तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव इशू है ये, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नाम नहीं लेना है। लेकिन जनरली यू शुड राइट, अगर जैसे आपने सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑडिटर थे आप, राइट, जरूर बताओ, वो अच्छी बात है, बताना चाहिए, ठीक है। सेम गोज फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। लेकिन दूसरी एक बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सयाजी होटल्स, राइट, देयर इज अ होटल इन इंदौर that is called as Sayaji Hotels, right? Now, if it is not that famous all over India, right? Someone who is coming from Mumbai, maybe he doesn't know what is Sayaji Hotels, right? But you know because it's a major hotel here in Indore. Then, then if you want, then you write it Sayaji Hotels. Otherwise, you can write one of the leading hotel chain of Central India. That is also sufficient, right? तो आप अगर क्लाइंट का नाम इतना फेमस नहीं है ऑल ओवर इंडिया, तो आप इंडस्ट्री का नाम लिख दो, वो जिस इंडस्ट्री को बिलोंग और चाहो तो एक ब्रॉड टर्नओवर भी लिख सकते हो, हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ऑलमोस्ट 500 करोड़, 1000 करोड़। तो इन चीजों से इम्पैक्ट आता है, राइट, जब हम लिखते हैं क्लाइंट का नाम, सॉरी, इंडस्ट्री, टर्नओवर, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट आता है कि यस यू हैव डन वर्क फॉर लार्जर क्लाइंट्स, ठीक है, और ये बातों से डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये मैं खासतौर पे रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आपके सामने इंटरव्यूअर होते हैं और वो आपका रेज्यूमे चेक कर रहे होते हैं, राइट, उस टाइम पे जो इम्पैक्ट आता है, दैट इम्पैक्ट आई एम टॉकिंग। यस, सो क्लियर है आपको, अगर लार्ज एंटिटी है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी या कोई सीक्रेट डील्स या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हुई है, जनरल वर्क किया आपने, इंटरनल ऑडिट, स्टेट ऑडिट, बैंक ऑडिट, तो जरूर क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हो, और फेमस है तो लिखना ही चाहिए। सेम गोज फॉर इंटरव्यू, कहीं पर कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉब्लम आ रही है तो इंडस्ट्री का नाम बता दो और अप्रोक्सीमेट टर्नओवर बता दो, क्लाइंट का नाम, टर्नओवर बता सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली बता दो, ब्रॉडली 100 करोड़, ब्रॉडली 200 करोड़, लाइक दैट, ठीक है। तो एक आइडिया लग जाएगा कि ओके ये क्लाइंट कैसा था, क्लाइंट बड़ा था या क्लाइंट बहुत छोटा था। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसी कंपनी ऑडिट करा है जिसका 5 करोड़ के टर्नओवर था, 1 करोड़ के टर्नओवर था, बहुत ही छोटा क्लाइंट था, इंडस्ट्री लिख दो फिर, लाइक आई हैव डन इंडस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो बनाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज का मैंने ऑडिट कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली दैट इज व्हाट यू कैन सर्टनली डू दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट क्लियर है आपको, क्लाइंट का नाम लिखना है नहीं लिखना है, और बोलना है नहीं बोलना है, दोनों ही बातें क्लियर हो गई आपको? ओके ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन। ओके, सो देखो, अरे आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, राइट, इतना मेहनत मत करो लिखने की। अ, देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि आपने आपने फाइनल की तैयारी करी और उस बीच कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। सो मनीष, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने कल भी बताया था आपको कि वन ऑफ द स्टूडेंट वी हैड एट 16 अटेम्प्ट्स, 16 अटेम्प्ट थे उनके, ठीक है। तो उनसे उनको कितनी दिक्कतें आई होगी, लेकिन उनको ही ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड जॉब, राइट। तो ये जो सीए की जो प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक वो सब समझते हैं, ज्यादा ज्यादा करके आपके इंटरव्यूज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही लेंगे, सो दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू अंडरगॉन, कि सर वो इंटरव्यू और पूछ भी लेंगे कि नहीं हम तुमने क्या काम किया इस बीच, ब्रेक ले लिया एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स नॉट अ बिग इशू, आई विल टेल यू लाइक हाउ यू कैन हैंडल दोस क्वेश्चंस, राइट। बट दैट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, डरो मत यार, बस ये मत लिखो कि डर तो लग रहा है, यू वही आर इन डर टॉप लग रहा था सर। 13%, ओके। आप टॉप 13% लोगों में हो, और इंडिया के मुश्किल से कितने हैं, 5 लाख लोगों में हो, तो 0.5%, तो बिल्कुल आप लोगों को तो डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट,
आज का जो हमारा सेशन है वो रेज्यूमे पर है, बट जब इंटरव्यूज से रिलेटेड बातें होंगी, राइट, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। परसों भी मैंने ये बात बोली थी कि एक कैंडिडेट थे जिनके 6 अटेम्प्ट थे, राइट, एंड उनको भी यही टेंशन था कि जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, बिग फोर से उनका करियर स्टार्ट हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट, डोंट वरी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो थोड़ा सा डिस्कशन अलग उसमें चला गया, लेकिन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हो ना, उनको रखो सामने। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फॉर्म के बारे में देखो, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म अच्छी होती है आपकी, लेकिन उसका नाम है, लेट्स से ABC एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी, ठीक है। तो पता नहीं होता है वो कि कितनी बड़ी फॉर्म है, इसलिए उस फॉर्म के बारे में 2 से 3 लाइन लिखो। दैट दिस फॉर्म इज हैविंग प्रेजेंस इन 10 cities अक्रॉस इंडिया, हैविंग 15 partners ऑल अक्रॉस, एंड इट इज 50 year old फॉर्म, 30 year old फॉर्म। तो पता चलेगा कि ओके, इन्होंने ऐसी फॉर्म से करी आर्टिकलशिप जो कि अच्छी फॉर्म, राइट। अदरवाइज लोग सोचते हैं बिग फोर के नाम फेमस है और बिग 10 फॉर्म्स के नाम फेमस है, उसके बाद की जो फॉर्म्स है तो उसके क्रेडेंशियल्स इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो बेटर रहेगा। देखो, मैं आपको फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ। One of the renowned chartered accountant firm of Central India having 80 plus members, including 6 partners, having 10 plus branches all across India, राइट। तो जो फॉर्मेट मैंने शेयर किया उसमें देखना आप, इस तरह से आपको उसके अंदर डिटेल्स मिल जाएंगे, तो वो भी लिखिए। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। एक पॉइंट और छोटा सा है यहाँ पर, वो भी ध्यान रखिए। जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, जब आप अपने आर्टिकलशिप के बारे में लिखते हो, तो कई बार हम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और लिख देते हैं एंड टू एंड ऑडिट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, पूरा ऑडिट करा एंड टू एंड। एंड टू एंड में रिस्क बढ़ जाती है, ऐसा मैंने देखा है। इंटरव्यूअर्स कई बार एंड टू एंड में बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो, क्योंकि एंड टू एंड लिखा है आपने, मतलब प्लानिंग टिल फाइनलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ पॉइंट अगर आप लिखो तो सोच समझ के लिखना, देन यू हैव टू हैव अ कंप्लीट ग्रिप। और 50% क्वेश्चन जो होंगे इंटरव्यू के, वो कहीं ना कहीं रेज्यूमे बेस्ड हो सकते हैं, जो आर्टिकलशिप वाला सेक्शन है, तो उस सेक्शन को बड़ा सोच समझ के लिखना है। अननेसेसरी कोई भी बात मत लिखो जिस पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। कंबाइन ऑल सीए फाइनल इंटर रिजल्ट्स और शो इट ग्रुप वाइज दिखाएं या सब कंबाइन कर दें, राइट। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। देखो, इसमें अगेन थोड़ा सा विजुअल साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजी ये बोलती है कि लंबे लंबे गैप नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी ये बोलती है कि 2017 में इंटर क्लियर किया और सपोज 2022 में आपने फाइनल क्लियर किया, या 2024 में आपने फाइनल क्लियर किया, तो साइकोलॉजिकली कैसा लगता है कि 6-7 साल में इन्होंने फाइनल क्लियर किया। तो ऐसे केस में कम से कम आप ग्रुप वाइज दिखाओगे तो ठीक दिखेगा, ठीक है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि हमको कंबाइन करके ही दिखाना है, अलग अलग दिखाना है, लेकिन एक विजुअल लेवल पे गैप्स लंबे लंबे नहीं दिखने चाहिए आपके। ज्यादा लंबे दिखेंगे तो फिर वो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनको ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? सीए फाइनल और इंटर रिजल्ट्स छोटा सा पॉइंट है, बट कई बार कंफ्यूजन रहता है। एक कंफ्यूजन रहता है कि मार्क्स दिखाएं परसेंटेज दिखाएं, दोनों दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार्क्स क्योंकि देखो अभी कैसा हो रहा है कि पहले 800 में से मिलते थे, अभी 600 में से मिल रहे हैं। तो वो एक होता है कि कितना अलग अलग हो सकता है हर एक का। तो इसलिए परसेंटेज तो डेफिनेटली दिखाना है आपको, क्योंकि परसेंटेज कई बार मैटर भी करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। जैसे कल भी मैंने बात करी थी आपसे, 55% और 60%, राइट, ये दो कई बार मैटर कर जाते हैं परसेंटेजेस। कई कंपनीज ये वाला फिल्टर लगा देती है, 55 और 60% वाला, ठीक है। बहुत ज्यादा होते हैं वैसे 55 और 60%, राइट। मैं तो मानता हूँ कि 50% अगर आ जाए, राइट, तो बल्ले बल्ले। और बहुत सारे लोगों के ऐसे ही होते हैं, मैं खुद भी 50% वाला ही हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट डॉट 50% वाले हैं? डॉट 50 वाले कितने हैं? अच्छा, डॉट कोई नहीं है। 50% के आसपास कितने हैं? 50, 50.5, 50 पॉइंट,
51%, 52%, 52, 55। ओके ओके, ठीक है। आप तो मतलब काफी सेफ जोन में हो। एकदम बाउंड्री वाला कोई भी नहीं है। अभी कितने 150 मार्क्स, राइट? 150 इज द रिक्वायर्ड नंबर। 150 प्लस 150, 300। 300 गोल्डन नंबर है ना। हमारे टाइम पे 400 हुआ करता था। तो एक मजा तो आता है जो लोग रैंक लेके आते हैं, उनको मजा आता है, और एक वो लोगों को मजा आता है जो 300 लेके आते हैं, राइट? उतना ही मजा उनको भी आता है। बट ग्रेट, अच्छे नंबर है। आप लोगों के 55, अभी तक किसके दिख रहा है? 56.5 हर्षिता के। ग्रेट। 61 भी हूँ। माय गॉड। सो 56, 61, ग्रेट। तो 55 प्लस अगर आप देखते हो, है ना, तो बहुत कई बार कुछ कंपनीज लगा देती है क्राइटेरिया। और 60% प्लस अगर आप कहें तो डेफिनेटली और बेटर शॉर्टलिस्टिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो मार्क्स ऑल्सो बिकम क्राइटेरिया व्हेन यू विल गो फॉर इंस्टीट्यूट कैंपस। मार्क्स भी एक क्राइटेरिया होता है। कोई भी कंपनी बताएगी नहीं आपको कि हमारा क्राइटेरिया क्या है कैंपस के अंदर। कैंपस में सीधा आपको पता चलेगा कि इन कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा है। लेकिन अगर आप पास्ट ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे बहुत क्लोजली, तो बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा कि ये कंपनी ने अटेम्प्ट के बेसिस पे करा है, ये कंपनी ने मार्क्स के बेसिस पे करा है। तो ओवरऑल पास्ट ट्रेंड देखोगे, देखने से थोड़ा एक आइडिया लगता है। तो वो हम लोगों ने एक एनालिसिस किया हुआ है पास्ट ट्रेंड्स का, एंड आई विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू, कि आप उसके हिसाब से ही जो कई बार हम लोग को जब सेंटर लेना होता है खासतौर पे, तो सेंटर सिलेक्शन, कई बार मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ऐसे ही बता दो कि सेंटर कौन सा लेना चाहिए। देखो, सेंटर सिलेक्ट करने के लिए मेरे को 5 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पहला, अटेम्प्ट्स कितने हैं। दूसरा, आपके मार्क्स कितने हैं। तीसरी, आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से है। फोर्थ, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो जॉब करने में। फिफ्थ, आप कौन सी सिटी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। तो बेसिक बेयर मिनिमम ये 5, प्लस ऑब्वियसली व्हेन आई कम्युनिकेट विथ यू, आपका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स भी पता चल जाता है। 5 से 6 डेटा पॉइंट की बेसिस पर ही आई कैन टेल यू कि ओके, ये आप सेंटर ले सकते हो। हाँ खुशी, बोलिए। हेलो। हाँ खुशी, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरा सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में 60, जैसे कि सीए फाउंडेशन में मेरा 70 प्लस था परसेंटेज, और सीए इंटर में भी 60s में था, लेकिन जो मेरा सीए फाइनल अभी नवंबर में हुआ था वो मेरा 51% के अप्रॉक्स था। तो फिर उस ओके, हिसाब से मुझे मार्क्स कैसे मतलब मेंशन करना चाहिए? लाइक मुझे इंटर और फाइनल का मेंशन करना था, लेकिन फाइनल्स का फिर थोड़ा कम है बोल के, सो हाउ शुड आई मेंशन द मार्क्स देन? देखो मार्क्स तो आपको वैसे ही मेंशन करने हैं, मतलब जो एक्चुअल मार्क्स है वो तो वैसे ही मेंशन करने रहेंगे, ठीक है। हम्म। लेकिन इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि लाइक खुशी, यू हैव स्कोर्ड 80% इन ट्वेल्थ, राइट? 70% इन फाउंडेशन, 60% इन इंटर, एंड नाउ 50% इन फाइनल। सो हाउ विल यू जस्टिफाई दिस रिवर्स डायरेक्शनल ग्राफ, राइट? हम्म। तो ऐसे क्वेश्चन को सुन के घबराना मत, बस मेरा ये कहना है आपको, हम्म। है ना। मतलब यू हैव टू हैव हम्म। कॉन्फिडेंस कि लाइक ये केवल एक डराने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये होता है पहला ही क्वेश्चन ऐसा बाउंसर हम्म। देते हैं ताकि इंटरव्यू जो कैंडिडेट है वो घबरा के जो भी रियलिटी है वो बोलना चालू कर दे, राइट? लेकिन दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनल यू कैन नॉट कंपेयर ट्वेल्थ विद फाइनल, राइट? सो हमको हम्म। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली, थोड़ा मॉडेस्टली आंसर करना रहेगा, ठीक है। ओके। तो इसमें कोई थैंक प्रॉब्लम यू। नहीं है, यू हैव टू प्रेजेंट योर मार्क्स लाइक दैट। हाँ, मतलब मार्क्स और परसेंटेज दोनों मेंशन फिर कर देंगे ना? दोनों मेंशन करो, दोनों। ओके, ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम। इसके बाद 10th 12th ग्रेजुएशन, कई बार स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि सर 10th 12th लिखें या ना लिखें, क्योंकि अगेन वही वाला सवाल आ जाता है कि इज इट रियली रिक्वायर्ड, बिकॉज इट वाज लॉन्ग बैक। तो वो लिखना है आपको। 10th 12th के भी मार्क्स, यू नेवर नो कब शॉर्टलिस्टिंग के लिए काम में आ जाए। सो 10th 12th के मार्क्स और आपको उसकी बेसिक डिटेल्स लिखना है, ठीक है। अच्छा, जब 10th 12th आप लिखो, कई लोगों के लिए स्कूलिंग मैटर करती है, ठीक है। मैं जब भी देखता हूँ कम, तो मैं डेफिनेटली स्कूलिंग को कंसिडर करता हूँ काफी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होता है कि
किसी की भी फाउंडेशन स्कूलिंग से बनती है। तो जब आप ये करो, लिखो स्कूल्स क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे सिटी का नाम जरूर लिखो, सेंट्रल हायर सेकेंडरी स्कूल, राइट। सो उसके बाद लिखो सिटी का नाम, कौन सी सिटी से कराया आपने यहाँ पे, ठीक है। कई बार हम केवल स्कूल का नाम लिख देते हैं, डू नॉट राइट फ्रॉम विच सिटी, राइट। सो डू ऑलवेज राइट दैट, पीपल लुक फॉर दैट। ओके। सो ये पॉइंट हो गया। अब ट्रांसफर, राइट, जिन लोगों ने ट्रांसफर्स लिए हैं, ठीक है, ट्रांसफर लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ट्रांसफर लिए जा सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर लिया है, लिख दो दोनों फॉर्म्स का। क्रेडेंशियल्स लिखना है तो मेजर फॉर्म का लिख दो। और दूसरा, ट्रांसफर क्यों लिया है उस क्वेश्चन के लिए रेडी रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर लिया है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन जैसे सपोज आपने 2-3 ट्रांसफर ले लिए, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केस में तो फिर मैंने आपको बोला ही है कि लाइक आप यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। दो मतलब एक से ज्यादा ट्रांसफर है अगर आपके, तो फिर आप डेफिनेटली एक बार मेरे को कॉल करना, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको कैसे मेंशन करना है। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक ट्रांसफर लिया है उसका रीजन जरूर रेडी रखिएगा बस। और दूसरी बात ये है कि दोनों फॉर्म के अलग अलग नहीं दिखाने हैं एक्सपीरियंसेस, ये भी गलती करते हैं कई बार स्टूडेंट्स। तो फॉर्म ए में आपने काम किया है, उसमें टैक्स में काम किया है, वो अलग लिख रहे हैं। फिर फॉर्म बी में अगेन टैक्स में काम करा है, वो अलग लिख रहे हैं। तो फिर वही इंटरव्यूअर को आप प्रॉब्लम दे रहे हो, वो ऊपर भी पढ़ रहे हैं नीचे भी पढ़ रहे हैं, राइट। सो दोनों फॉर्म का डिटेल लिख दो, इस टाइम से इस टाइम में इस फॉर्म में काम किया है, और एक्सपीरियंस कंबाइंड करके लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्सपीरियंस अलग अलग मत लिखिएगा। सेम गोज फॉर जॉब ऑल्सो, अगर आपने थोड़े टाइम के लिए किसी फॉर्म में काम करा है तो उसका वर्क एक्सपीरियंस भी अलग से मत लिखो, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरव्यू को, ही हैज टू लुक एट टू डिफरेंट टेबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर। वैसे मैं नॉर्मली ये पहला क्वेश्चन यही रखता हूँ, इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा तो फॉर्मेट कुछ नहीं है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, एक डर लगता है, ठीक है। तो वैसे अब आप सबसे पहला काम तो ये करो कि डरना बंद कर दो सभी लोग। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट नाउ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अब कोई तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। यू आर इन 0.5% पॉपुलेशन, 0.3% पॉपुलेशन, राइट। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैंने हर तरह के केसेस देखे हैं, हर एक का जॉब लगा है, ठीक है। सो इसमें कहीं भी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सेम गोज फॉर रेज्यूमे फॉर्मेट ऑल्सो, रेज्यूमे को लेके भी ऐसी चिंता मत करो कि ऐसा रेज्यूमे वैसा रेज्यूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आपका रेज्यूमे होगा वो शॉर्टलिस्ट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो कर ली जाए तो बेटर है, ठीक है। सो देर इज नो रूल कि ऐसा ही होना चाहिए। एक वर्ड जरूर आप आज की तारीख में सुनते हो, एटीएस कंप्लायंट, राइट। अगर एटीएस कंप्लायंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, राइट। सबसे अगेन वही बात है कि पहले डरना बंद। एटीएस कंप्लायंट रेज्यूमे क्या होता है पहले तो वो समझ लो, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। एटीएस इज बेसिकली एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एक पर्सन आपका रेज्यूमे चेक करने की बजाय एक सॉफ्टवेयर है, दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली चेकिंग दैट। अब क्या ये सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है? मतलब कि नौकरी.com के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, monster.com के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास भी वही सॉफ्टवेयर है, या हर एक के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर? बताओ आप, ये क्या एक यूनिवर्सल एटीएस सॉफ्टवेयर है क्या, या हर कंपनी के पास अलग अलग है? यस, यू आर राइट, हर एक के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है। उसका एक जनरलाइज नाम है एटीएस, राइट। क्योंकि अगर ये कॉमन सॉफ्टवेयर होता तो हर कोई उसी के फॉर्मेट में बना लेता, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि अगर आपका एटीएस का स्कोर खराब आ रहा है, खराब मतलब जैसे जब आप चेकिंग के लिए डालते हो एटीएस का किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आपका अगर स्कोर कम आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है। जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अगर एटीएस का स्कोर कम भी आता है तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि एटीएस हर एक का अलग अलग है, ठीक है। तो एक के एटीएस में आपका स्कोर 60 आ सकता है, एक के एटीएस में आपका 70 आ सकता है, एक के उसमें 80 आ सकता है,
एक केस में 100 आ सकता है, तो वो स्कोर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो उसको इतना ज्यादा बिल्कुल भी मत लो, आप परेशान मत हो। मेरे पास पिछली बार मैं आपको कम से कम 100 रेज्यूमे दिखा देता हूँ, वही 100 स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है। किसी का एटीएस का स्कोर 40 आया, किसी का एटीएस का स्कोर 60 आया, किसी का 70 आया, सबके अलग अलग है। राइट। तो इसलिए उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं। कई लोग अपने मन से भी बना लेते हैं रेज्यूमे, क्योंकि हम ऐसा कोई बोलते नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट यही फॉर्मेट यूज करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ऐसा कौन बोलेगा कि यही फॉर्मेट यूज करना है? जिसको रेज्यूमे सेल करना है, जिसकी रेज्यूमे की कंपनी है। जैसे कि एक कंपनी है एनहांस सीवी, राइट। एनहांस सीवी चाहती है कि आप उसके रेज्यूमे को सब्सक्राइब करो, राइट, उनको पे करो। तो वो आपका स्कोर क्या कर देते हैं? स्कोर लो कर देते हैं। वो आपको 50 का स्कोर देंगे, तो आप घबरा जाओगे और आप क्या करोगे? फिर उनका रेज्यूमे फॉर्मेट ऑप्ट करोगे। तो ये गेम समझ में आ गया आप लोगों को? तो जितनी भी कंपनीज है जो रेज्यूमे को सेल करना चाहती है, वो आपका स्कोर लो कर देगी, और लो करके आप घबराओगे, और फिर आपको वो अपना रेज्यूमे फॉर्मेट सेल करेंगे। जब आप रेज्यूमे फॉर्मेट उनका खरीद लोगे, फिर दूसरे पर लगाओगे, फिर आपका स्कोर लो आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, राइट, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ, ठीक है ना, कि जिन्होंने ये फॉर्मेट यूज करा है, ठीक है, एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड बाय वेरी वेरी लार्ज कंपनीज। ठीक है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जो जिन्होंने दूसरा रेज्यूमे फॉर्मेट यूज करा है। ठीक है ना। सो डोंट वरी कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। अभी देखो, दिस इज लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट, आकांक्षा, राइट। शी हैज बीन प्लेस्ड विद ईवाई। ठीक है, ये फॉर्मेट था उनका। ठीक है। जो मैंने फॉर्मेट शेयर किया है, उस फॉर्मेट में उन्होंने थोड़े बहुत अपने हिसाब से कलर चेंजेस कर लिए, थोड़े मॉडिफिकेशंस कर लिए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो इनका सिलेक्शन हुआ है। दिस इज अनदर रेज्यूम फॉर्मेट। इन्होंने एग्जैक्टली वही फॉर्मेट यूज करा है जो हम लोगों ने शेयर करा है, राइट। शी हैज बीन प्लेस्ड विद वेरी वेरी लार्ज कंपनी, राइट। दिस इज अनदर रेज्यूमे। ठीक है। इन्होंने फिर थोड़ा स्लाइट मॉडिफिकेशन कर लिया। ठीक है। इनका डेलॉइट में प्लेसमेंट हुआ। सो आप इन सब के अगर रेज्यूमे का स्कोर देखोगे, तो रेज्यूमे का स्कोर आपको अलग अलग मिलेगा। ये देखो, ये कलर फॉर्मेट है। इन्होंने हर ऑडिट को अलग अलग करा। इंटरनल ऑडिट अलग है, प्रोसेस ऑडिट अलग है, आईएफसी टेस्टिंग करी थी इन्होंने, वो अलग कर दी। सो ब्रॉडर फॉर्मेट वही है, उसमें कॉलम्स हेडिंग्स चेंज कर दी। अब वर्ड वाले फॉर्मेट में फायदा ही होता है कि थोड़ा बहुत आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैं अगर आपको बोलूंगा कि कैनवा का फॉर्मेट यूज करो, या और कोई फॉर्मेट यूज करो जो आजकल टेम्पलेट्स चल रहे होते हैं, उसमें आपको एडिट करने में बड़ी दिक्कत आती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं उसके, उनके उनके फिक्स फॉर्म, फिक्स चीजें रहती है। इसलिए अगर ये वाला आप फॉर्मेट यूज करते हो, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आप लोगों को बोला, इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है। अभी एक और रेज्यूमे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक स्टूडेंट है जो पिछली बार विप्रो में इनका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ। ठीक है। तो विप्रो अपना खुद का फॉर्मेट देता है, तो ये विप्रो का फॉर्मेट है, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया था। ठीक है। और सबसे मजेदार बात ये है कि अगर ये भी आप एटीएस पर डालोगे, जो विप्रो जैसी कंपनी का फॉर्मेट है, उसका स्कोर भी फुल नहीं आएगा। फुल छोड़ो, मतलब जो एक स्टैंडर्ड बोलते हैं कि 70 तक आना चाहिए, वो भी नहीं आएगा। तो कहने की बात समझ गए आप लोग कि एटीएस को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। एटीएस को लेके केवल इतना ध्यान रखो कि 2 MB एक साइज होनी चाहिए आपकी फाइल की, और पीडीएफ या वर्ड, ये वाले डॉक्यूमेंट। वर्ड में जनरली अवॉइड ही करता हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगा मैं, हमेशा पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही भेजो। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करो, और 2 MB से ज्यादा ना हो, बस इतना ध्यान रखो ब्रॉडली। और बाकी जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करें, जो फॉर्मेट मैंने आपको शेयर किया है उस फॉर्मेट को आप Naukri.com पर डालोगे। नौकरी एक बड़ा पोर्टल है,
ठीक है। सो कई बार स्टूडेंट्स को ये होता है कि एटलीस्ट नौकरी के एटीएस पे चल जाए। नौकरी पे डालोगे तो नौकरी पे भी ये जो आप देख रहे हो ऊपर रेड लाइन और ग्रीन लाइन, तो उसमें भी जो ये वाला रेज्यूम है, इट इज कमिंग एट हाई। दिख रहा है आपको? लो, मीडियम, हाई, राइट? सो ये जो हाई है, एक्सीलेंट तो ऑब्वियसली होगा नहीं, क्योंकि एक्सीलेंट तभी होगा जब आप बिल्कुल नौकरी के फॉर्मेट में बनाओगे। बट अगेन नौकरी के फॉर्मेट में बनाओगे तो हो सकता है किसी और फॉर्मेट में ना चले। तो इसलिए ये चीजों के कंफ्यूजन में नहीं रहना। मैंने आपको प्रैक्टिकल इतने सारे एग्जांपल्स दे दिए। दे ऑल आर प्लेयर्स एट अ वेरी वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सो नोवेयर दिस फॉर्मेट विल हैव अ सिंगल इशू। ठीक है, तो इसको बनाओ। और इस चीज को समझो कि इंटरव्यूअर के हाथ में जाने के बाद ये रेज्यूमे आप मतलब उसमें आप क्या करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीएस और इन टर्म्स से घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। अब दूसरी कंट्रीज के लिए, यस, एक सवाल ये आ रहा है, लविशा, यस, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज के लिए कि यही फॉर्मेट वहां भी चल जाएगा, राइट? सो देखो, अभी जितने भी पोर्टल्स, जैसे मैंने एक आपको एक पोर्टल बताया, एनहांस सीवी, आप चाहो तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एनहांस सीवी। ठीक है, ये ग्लोबल है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और ये रेज्यूमे बनाती है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इज योर रेज्यूमे गुड इनफ? ठीक है, तो बाहर का भी जो फॉर्मेट है, बाहर भी ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है जो आपने बनाया, क्योंकि इसमें भी आप डाल के देखोगे, यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड स्कोर, 70% स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, तो इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्कोर, डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो डेकोरेशन तो अच्छा हो गया, राइट? फॉर्मेट तो अच्छा बन गया है। अब उसके अंदर कंटेंट, राइट, कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है आपको, बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल प्ले अ मेजर रोल। ठीक है। बाकी ये बातें आप ध्यान रखिएगा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉर्मेटिंग। वैसे तो जो फॉर्मेट मैंने आपको शेयर किया है उसमें सब चीजें सेट है। ठीक है, तो कुछ अलग करने की आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ध्यान रखिए, कई बार हम कॉपी पेस्ट करते हैं इधर से उधर, तो फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखते हैं, एज इट इज रखते हैं उसको, उतनी आप जरूर चेक करिएगा चीजें। और दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कई बार बोलने के बाद भी स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक मतलब इट्स अ डेडलीस्ट मिस्टेक। आप जब टॉप मैनेजमेंट के साथ डील करते हो इंटरव्यू रूम में, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है, लेकिन छोटी बातों को बहुत मेजरली देखा जाता है, राइट? छोटी सी बात होती है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है, या आपने कोई एक चीज को कैपिटल लेटर में लिखना था, आपने स्मॉल लेटर में लिखा, ये चीजें टॉप मैनेजमेंट को बहुत मैटर कर जाती है। ठीक है, तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेबुलर जो भी अलाइनमेंट है, स्पेस मैनेजमेंट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट टाइप है, उनको अच्छे से चेक करना है। वैसे इन द एंड आई विल टेल यू टॉप 30, फर्स्ट 30 रेज्यूमे जो हैं, राइट, कल तक जो हमको मिल जाएंगे, वो मैं आप लोगों को रिव्यू खुद से करके बता दूंगा, राइट? सो 30 रेज्यूमे जो भी मुझे पहले मिल जाएंगे, राइट, कल हम लोग 230 to 330 केवल ऑनलाइन रेज्यूमे रिव्यू करेंगे, राइट? कल कोई भी सेशन नहीं रहेगा, इट इज जस्ट अ रेज्यूमे रिव्यू थिंग, राइट? सो आई टेल यू अबाउट दैट। ओके, अब आ जाते हैं फोटो, राइट? फोटोग्राफ लगाना है कि नहीं लगाना है? ठीक है, सो फोटोग्राफ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ओके, इससे इससे भी फंडामेंटल, इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। लेकिन फोटोग्राफ आप लोगों का क्या थॉट है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है होगा उससे? जो कैंडिडेट आया है उसी का रिज्यूम है या नहीं, ऐसा तो नहीं, वो चेक करते हैं, चेहरा मिलाते हैं कि ये उसी का चेहरा है? नो फोटोज, नो, 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 नो। ओके, ओके, तो ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लाइक सिंपल सी बात है। इट्स इफ यू पुट अ फोटोग्राफ, हाउ डज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, राइट? बहुत सारी अलग अलग रिसर्चेस आती हैं इसके ऊपर कि साइकोलॉजिकली कितना इम्पैक्ट आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो,
इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जो लोग अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, राइट, क्या उनके चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के? जो हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्या उनके चांसेस ज्यादा होते हैं? तो यूनिवर्सली बहुत सारी रिसर्च होती रहती है इन सब मैटर्स के ऊपर। इंटरव्यू में भी यही एक सवाल आता है कि ऐसा कुछ होता है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, ये साइकोलॉजिकली द आंसर इज यस, उनके वेटेज बढ़ जाते हैं, राइट। उसी थॉट प्रोसेस से इसकी बात आ जाती है कि फोटोग्राफ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो फोटोग्राफ का देखो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ये है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इन इंटरव्यूज। 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट होगी, आई विल टेल यू कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करो, बिकॉज दैट्स वेयर द फर्स्ट मिनट हैपेंस। पहले 1 मिनट में क्या होता है, यही होता है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेज्यूमे देते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, और वी आस्क टू सिट, राइट। तो इतना जो होता है उसमें वो डिसाइड कर लेते हैं 70% टाइम्स कि इनको लेना है नहीं लेना है। सो दैट्स वाई फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। तो यहाँ पर अगर आप पेस्ट कर रहे हो फोटोग्राफ, देन इट हैज टू बी अ वेरी वेरी हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स। इट हैज टू बी वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ, अदरवाइज उसको मत पेस्ट करो, ठीक है। पिछली बैच में भी मैंने देखा था 80% स्टूडेंट्स ने पेस्ट नहीं किया था, 20% स्टूडेंट्स ने कर लिया था उसको पेस्ट, ठीक है। एक चीज, बट साथ में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, फिजिकल कैंपस हो रहे हैं इस बार, फिजिकल कैंपस में एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, कि जब भी जाओ वहां पर, ठीक है, तो फोटोग्राफ्स लेकर जाओ अपने। अगर आपने अपने रेज्यूमे में फोटोग्राफ नहीं लगाया है, तो अलग से कैरी करके ले लो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो पहले से ही निकलवा के रखो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कई बार ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस में आप परफॉर्म करते हो, और कई बार क्या होता है कि नाम याद नहीं रहता है लेकिन फेस याद रह जाता है, ठीक है। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, और जब आप उनको रेज्यूमे दे भी रहे हो, तो स्टेपल करके फोटोग्राफ वाला रेज्यूमे दो, ताकि उनको फेस याद रहे। पता चला आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सिलेक्ट किसी और को करके ले गए, नाम के कंफ्यूजन के कारण, ठीक है। तो ऐसे केसेस हुए हैं। इसलिए बात, ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पे खास तौर पे ध्यान रखना कि अगर वहां रेज्यूमे दो, तो फोटोग्राफ पेस्ट कर देना ऊपर से लगा के, ठीक है। बाकी ऐसा अलग से इसमें लेने की जरूरत, मैं भी बोलता हूँ कि इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई लोगों के प्रिंटर खराब होते हैं, ठीक है। आपका तो अच्छा खासा फेस है, लेकिन उनका जो प्रिंटर है, वो बिल्कुल वो आधार कार्ड टाइप कॉपी निकाल के दे देगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसलिए छोड़ो उसको। अगर नहीं लगाना है तो कीप इट जस्ट लाइक दैट, एंड इफ यू आर पुटिंग इट, पुट इट वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशन। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कैनवा। कई लोग कैनवा पे बना लेते हैं रेज्यूमे, वो भी फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला कि सारे फॉर्मेट फाइन है हमारे लिए, तो ब्रॉडर पॉइंट्स जो है बस उसका ध्यान रखना है। तो सेम गोज फॉर कैनवा ऑल्सो। कैनवा का भी आप रेज्यूमे फॉर्मेट चाहो तो यूज कर लो, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हेडिंग्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका ध्यान रखिए। और बॉडी मेल, राइट, इसके पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, ठीक है, कई कंपनीज होती हैं जिसका जेडी पता होता है आपको, जैसे ऑफ कैंपस जो आती है, तो उस केस में एक अलग से रेज्यूमे बनाओ। एक रेज्यूमे तो आपने बना लिया कैंपस के लिए, जो कि आपको पता नहीं क्या रोल के लिए आ रही है कंपनीज, तो एक जनरलाइज रेज्यूमे हो गया, उसमें ऑडिट भी है, टैक्स भी है, और थोड़ा थोड़ा सब चीजों का फ्लेवर है। करियर ऑब्जेक्टिव भी जनरलाइज्ड है। और अगर आपको पता है कि ये कंपनी आने वाली है, ठीक है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अलग रेज्यूमे बनाओ। वो आ, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसमें कीवर्ड्स भी डालो। कीवर्ड्स क्या है, जैसे कि उस कंपनी ने लिखा है कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ इंडेज, तो फिर वो की आपके रेज्यूमे में कहीं ना कहीं लिखो उसको कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेज, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेकिन वो ऑफ कैंपस के लिए है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं कि कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे naukri.com, monster.com, सब जगह यही वाला रेज्यूमे, ऑलवेज कन्वर्ट इट इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। ये तो एक ऑब्वियस बात है कि हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेज्यूमे फॉर्मेट कहाँ पर है? व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिनने बाद में ग्रुप ज्वाइन किया है
वो आप ग्रुप पे ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर देना, यू विल गेट इट, राइट। एक पॉइंट और था कि कई बार हम लोग अप्लाई करते हैं ठीक है, तो जब अप्लाई करते हो तो कैसे अप्लाई करते हो? आप लोगों ने, किसी ने करा अभी अप्लाई करना स्टार्ट? कितने लोग हैं जो अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं एकदम फास्ट? नहीं, अभी नहीं करा है। यस, इतना फास्ट, अच्छा ओके, आपने कर दिया स्टार्ट, नाइस। ओके, ग्रेट ग्रेट, आपने भी कर दिया है, गुड गुड, वेरी गुड। यस, तो स्पीड तो यही रखो। अभी देखो, अब थोड़ा कैजुअल डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से, जो जरूरी जरूरी बातें हैं और जो बात मतलब अभी इमीडिएटली आप फेस करने वाले हो, ठीक है। तो पहला सवाल, पहला पॉइंट ये है कि ऑफ कैंपस अभी अप्लाई करें या ना करें, ये क्वेश्चन होता है कि ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे, वही कंपनीज बाद में कैंपस में आ गई, या ऑफ कैंपस अप्लाई करा और उन्होंने बोला कि ज्वाइन कर लो इमीडिएटली, तो क्या फिर तब उस केस में क्या करेंगे? ठीक है, दोनों ही केस में अभी आप ज्यादा चिंताएं मत रखो, हर जगह अप्लाई करो, डू नॉट वरी अबाउट दैट, एवरीवेयर प्लीज अप्लाई। You do not know what kind of campus will be coming. It could be good, it could not be good. दोनों ही केसेस में अभी अप्लाई करो, देखो मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कैसे कॉल्स आ रहे हैं। आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाते हो, तब भी आपको ऑफर लेटर आ रहे हैं। यू कैन एक्सेप्ट द ऑफर, यू कैन रिजेक्ट द ऑफर। ऑफर लेटर का मतलब नहीं है कि ज्वाइन करना ही पड़ेगा, राइट? यू कैन ऑलवेज रिजेक्ट, राइट? तो इसलिए डोंट वरी, इसलिए डू स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। अप्लाई करने का क्या तरीका होता है? बहुत सिंपल तरीका है। एक तो रेज्यूमे आपने बना लिया है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा पोर्टल है वो है Naukri.com, ठीक है। तो Naukri.com पे जाके आप उसको अपलोड कर दो अपना रेज्यूमे। इसके अलावा भी अगर आपको अप्लाई करना है तो Monster.com, TimesJob.com, IIMJobs.com, Indeed.com, ये कुछ एक प्लेटफॉर्म्स है जो थोड़े कंपेरेटिवली बड़े हैं। IIMJobs.com, राइट? तो ये बड़े प्लेटफॉर्म्स है, इन पे आप अप्लाई करो, ठीक है। उसके अलावा आपके सीनियर्स ऑब्वियसली सब, लेकिन बोलते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड बताओ। देखो, डू यू नो कि आपको कौन सा फील्ड पसंद है? 99% स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हमको नहीं पता है, और जो बोलेंगे भी वो ये बोलेंगे कि हमको फाइनेंस में जाना है। अगर 1% लोग भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हमको फाइनेंस में जाना है। अदरवाइज 99% पीपल आर सेइंग कि नहीं सर, हमको नहीं पता है, ठीक है। एंड विच इज अ फैक्ट, और ये केवल आपके साथ ही नहीं है, ये हर एक के साथ है। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फील्ड, कौन से फील्ड में जाना है, तो ये इस स्टेज पे बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो आप इस चीज को बॉदर मत करो, आप तो उनको बोलो कि आई एम ओपन राइट नाउ फॉर ऑडिट, आई एम ओपन फॉर टैक्सेशन, आई एम ओपन फॉर फाइनेंस, राइट? आई डू नॉट हैव स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, राइट? मेरा कोई ऐसा फिल्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए करियर ऑब्जेक्टिव भी क्या करा आपने, बहुत ही जनरलाइज बनाया है, स्पेसिफिक नहीं बनाया, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है, अदरवाइज यू माइट लूज सम ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज। तो मैं बात कर रहा था लिंक्डइन पे आप गए, लिंक्डइन पे आपके सीनियर्स हैं, राइट? उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, ये खास तौर पे उसी के लिए, ये जो बॉडी मेल वाली स्लाइड आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग के रेज्यूमे हमारे पास आते हैं, इतने साल से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक होता है कि स्टूडेंट्स रेज्यूमे दे देते हैं अपना, दैट प्लीज फाइंड एनक्लोज माय रेज्यूमे। बट करना क्या है उसका? मेरे पास एक रेज्यूमे आया है, प्लीज फाइंड एनक्लोज, अब क्या करूं मैं उसका? तो ऐसा रेज्यूमे मत भेजिए, ठीक है। एक उस पे व्हाट्सएप भी कर रहे हो अगर, तो लिखो दैट डियर सर, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट of May 24, November 24, with a Bachelor of Commerce. I have pursued my articleship from this and this place, and I gained practical experience in the field of audit taxation. I am looking for challenging assignment with your organization. Uh, Kindly suggest if there are any suitable openings for me. ठीक है, तो अपने बारे में छोटा सा एक आपने इंट्रोडक्शन टाइप लिख दिया। अब उनको रेज्यूमे खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेज्यूमे में कुछ भी ऐसा कोई बहुत फिनोमिनली डिफरेंट नहीं है। लगभग लगभग रेज्यूमे सबके मोर और लेस, और कुछ अलग हो अगर तो वो भी आप कवर में ही लिख दो, कवर लेटर में,
मान लो कि आपकी इंटर में रैंक थी, मान लो आपकी फाइनल में रैंक है, मान लो आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मान लो आपके कुछ एग्जाम्पशंस हैं, आपने कोई बड़े क्लाइंट्स के ऊपर काम किया आर्टिकलशिप में, कोई बड़ी फॉर्म से आर्टिकलशिप की, जो भी आपके बड़े अचीवमेंट्स हैं, राइट, अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वन है तो कवर नहीं लिख, रेज्यूमे खोलने की मेहनत नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं अभी से बता देता हूँ, अभी तो आपको 3 दिन हुए हैं सीए कंप्लीट हुए को, अभी जब तो धीरे धीरे दिन आगे बढ़ेंगे, आप रेज्यूमे भेजोगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हाँ भेज दो रेज्यूमे, वी विल फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, राइट, वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उनको फॉलो अप करना आप फिर 4 दिन बाद, तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले तो इस फॉर्मेट में भेजो उन्हें, दूसरा फॉलो अप करो, तब जाके ऐसी चीजें आगे बढ़ती हैं, अदरवाइज आपको सब फॉल्स एश्योरेंस मिलेंगे कि हाँ हम फॉरवर्ड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकल है और हमको रखनी है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ ओवर द पीरियड शेयर करता रहूंगा, राइट। लेकिन ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं, और ये शुरुआत यहीं से होती है जब हम लोग रेज्यूमे बिल्ड कर लेते हैं। तो सारे पोर्टल्स पे अपलोड कर दो। लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मैं एक थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसी है, ओपन टू वर्क का आपने उसके अंदर मोड ऑन कराया नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि कई लोग आजकल लिंक्डइन पे जाके भी सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस बार जो कंपटीशन है, इट्स रीजनेबल, राइट, नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंपटीशन जो लास्ट अटेम्प्ट में थी, जब 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने थे, और अभी मैं उसका डेटा देख रहा था, 15,000 के आसपास लोग रजिस्टर हुए थे, और मुश्किल तो 3,500 के आसपास कैंपस के अंदर सिलेक्ट हुए थे। पिछली बार वाला जो कैंपस था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगता है, यस, बिकॉज ऑब्वियसली, लेकिन जो पिछली बार के जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, वो भी कहीं ना कहीं देयर इज सप्लाई फ्रॉम दैट साइड एज वेल, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने भी 2 राउंड करे थे कैंपस के, एक राउंड जो नॉर्मली होता है, उसके बाद एक राउंड और करा था बाद में। तो दोनों ही चीजें हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ ओपनिंग्स तो हमेशा बनी रहती है। ऑल राइट, तो ये रेज्यूमे से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसे लगे। अब आप लोग मुझे बताएं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो as far as resume is concerned, so we'll take that, and then this is an open session. You can certainly ask whatever question you have, right? So हम लोग एक जनरल ओपन डिस्कशन भी कर लेंगे if you have some other questions in your mind. ओके। ओपन टू वर्क लगाना चाहिए या नहीं? यस, कल अभी तो डेफिनेटली यस, अभी तो ओपन टू वर्क लगाओगे तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर सर्च करेंगे तो ओपन टू वर्क देखेंगे, एंड देन यू विल गेट इन दैट। कई लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल लिखते हैं कि लाइक आई बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे लोगों ने एकदम लिखा है उसको, आप में से कितने लोगों ने लिखा है एकदम एकदम इमोशनल फीलिंग के साथ में, दैट on 26th December at 10:40, right, I reached to a milestone, right, something like that. तो वो लिखना सही है नहीं है, वो तो देखो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो 100% लिखना चाहिए। वो कैसे लिख रहे हो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि यू आर इन्फॉर्मिंग टू लॉट ऑफ पीपल दैट यू हैव बिकम सीए। अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एंगल से बात करता हूँ, तो ये एक इंटीमेशन होना एक आपके प्रोफेशनल ग्रुप में कि यू हैव बिकम अ सीए, तो वो हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली डू दैट। वो कैसे लिखते हो वो अब आपके ऊपर है, बट लेट इज इन्फॉर्म देम। और लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बनाते जाओ, ठीक है, मतलब स्पेंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर जाके जॉब सर्च भी कर सकते हो। वैसे ऑफ कैंपस और कैंपस की अगर मैं बात करता हूँ तो कैंपस में बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग विच दे हैव। तो भले ऑफ कैंपस भी आप सिलेक्ट हो जाते हो, लेकिन कैंपस में जरूर बैठना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट, राइट। सो और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड आस्क, राइट। सो कल जिन लोगों ने अपने रेज्यूमे बना लिए हैं, इफ यू लाइक टू गेट योर रेज्यूमे बिल्ड
थ्रू, नहीं नॉट थ्रू आवर टीम, वो तो आप लोग बना ही लोगे, लेकिन रेज्यूमे रिव्यू करवाना है आपको, और डायरेक्टली आई विल बी रिव्यूइंग योर रेज्यूमे। सो व्हाट्सएप आपको करना रहेगा, ठीक है, इस नंबर के ऊपर, ये ऑफिस का नंबर है हमारा। और कल जो लिंक आएगी आपके सामने 2:30 पे, उसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो रेज्यूमे रिव्यू कर लेंगे हम लोग, लाइव रेज्यूमे रिव्यू कर लेंगे, राइट, लेकिन क्लोज टू 30 रेज्यूमे, राइट, उसके बाद रेज्यूमे नहीं लेंगे। व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्ट सर्टिफिकेशंस, वी हैव टू मेंशन दैट। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सर्टिफिकेशंस अगर आपने कर रहे हैं, जैसे कई लोग आजकल सर्टिफिकेशंस करते हैं। पहली बात तो ये है कि सर्टिफिकेशंस करते ही क्यों? सीए की डिग्री है, उसके बाद सर्टिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबाउ सीए, तो वो सर्टिफिकेट लो, अदरवाइज ऐसे तो कितने ही सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, उसको थॉरोली देख के जाना, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बहुत लोग आजकल फाइनेंशियल मॉडलिंग का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि नेगेटिव बीटा का क्या इंटरप्रिटेशन है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। -2 बीटा है, उसका क्या मतलब है, राइट? तो कहने की बात ये है कि आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, आपने इंडेस बेस्ड कोई सर्टिफिकेशन करा है, तो फिर इंडेस का नॉलेज, स्टेट ऑडिट का सर्टिफिकेशन करा है, तो उन सर्टिफिकेशन से शॉर्ट लिस्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्टिफिकेशन से शॉर्ट लिस्टिंग का कनेक्शन नहीं है। कोई कोर्स अगर आपने करा है, जैसे कि सीएफए, सीएफए इज सर्टेनली वेरी स्ट्रॉन्ग कोर्स, फॉर एग्जांपल एमबीए, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो लिखोगे तो मतलब है, अदरवाइज ऐसे सर्टिफिकेट्स लिखोगे जो कि सीए की डिग्री को सुपरसीड नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं, ठीक है। और उल्टा ये कि अगर आप लिख रहे हो तो पढ़ के जाओ फिर उसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वो क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड आने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। All right. I have done articleship in direct tax. Then should I mention indirect tax heading or not in resume? देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि कंपलसरीली लिखना चाहिए आपको, क्योंकि इनकी कम ओपनिंग्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। कोई इनडायरेक्ट टैक्स का ही इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है, तो वहां तो लिखना जरूरी हो जाएगा, लेकिन जनरलाइज रेज्यूमे जॉब बना रहे हो कैंपस के लिए, वहां मत लिखो। अगर काम नहीं किया है तो मत लिखो उसको, अदरवाइज फिर वो जस्टिफाई करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। राइट, सो आई जस्ट briefly share you the plan for going forward. सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर कहते जैसे एक महीने बाद हमारा कहते हैं कैंपस है फरवरी में, मैं दिल्ली से बोल रहा था। तो हाँ जी, हाँ अभी जी। ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर कहते हैं सीधे कैंपस के लिए तैयारी करें जो एक महीने मिले हमें, और अपने ऊपर काम करना चाहिए, इंटरव्यू और इंग्लिश स्पीकिंग इन चीज़ों के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए हमें? ये सवाल था सर। मतलब या ऑन कैंपस करना चाहिए या सिर्फ कैंपस के लिए तैयारी करनी चाहिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए। देखो, ऐसा नहीं कि कोई कैंपस ऑफ कैंपस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ओके। है ना। कैंपस जो है आपका, दैट इज ऑल्सो हैविंग जीडी, इंटरव्यू एंड असेसमेंट टेस्ट। तो जो 3 राउंड आपके वहां पर होने वाले हैं, वही सेम राउंड आपके ऑफ कैंपस में होते हैं। अब ऑफ कैंपस में कई बार जीडीज नहीं होते हैं, लेकिन जीडीज ऐसा है कि आजकल फिजिकल का सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे करके फिजिकल इंटरव्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जीडीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तैयारी दोनों की सेम, कुछ भी अलग नहीं दोनों में, और दोनों ही अप्लाई करना चाहिए। और एक तरह से यही मान के चलो कि मतलब डेफिनेटली यू हैव गॉट 1 फुल मंथ फॉर कैंपस, बट ऑफ कैंपस तो हो सकता है कि 10 दिन बाद ही कोई एक ओपनिंग आ जाए आपके सामने। तो एक टारगेट तो ये लेके ही चलना चाहिए कि लाइक एज अर्ली एज पॉसिबल, मे बी 10 डेज 12 डेज। तो जितना आप जल्दी कर लो उतना ज्यादा बेटर है, और दोनों की तैयारी में बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 1st of Jan, राइट। नए साल में हम लोग स्टार्ट कर देंगे तैयारी, ठीक है। सो बेसिकली this is we have called it as Udan batch, right? This batch is specifically for CA freshers, and if you will find that there are almost 2,000 plus students, right, and 100 plus organization, almost all the top companies जो भी आप देखते हो campus में, we have got our students placed over there.
Mostly, not only there, but when I worked in the industry, we have got a very large alumni network. I've worked for all these four companies, which you are looking in the downside, Idea, Apollo Group. So, अगर कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल होता है मन में कि प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होगा या नहीं होगा, ठीक है। डोंट वरी, लाइक कैंपस तो है ही, ऑफ कैंपस भी, और फिर हम तो है ही, राइट। आखिरी में आपको एक एल्यूमनाई कम्युनिटी का सपोर्ट डेफिनेटली बड़ा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक मैं आपको यही बोलूंगा कि हम लोग के थ्रू ही जाओ आप। सबसे पहले कैंपस, जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बड़ी अपॉर्चुनिटीज कैंपस में आती है, तो उसको ट्राई करो। बट आपके पास बैकअप के लिए हम लोग हमेशा रहेंगे, ठीक है। सो बैच कैसी रहेगी? इट इज अ 15 days प्रिपरेशन बैच। फर्स्ट से स्टार्ट होगी, 16 तक रन होगी, और उसके बाद 6 days के आपके मॉकअप्स होंगे, प्लस कुछ करियर रिलेटेड डिस्कशंस होंगे, राइट। सो ब्रॉडली यू कैन से कि लाइक फर्स्ट टू 21st तक ये बैच चलेगी। तीनों ही मोड में ये अवेलेबल है, ऑनलाइन, फेस टू फेस और रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड ऑब्वियसली पिछले May 24 की रिकॉर्डिंग से अभी, लेकिन जो अब आप लाइव अटेंड करोगे तो साथ साथ में आपको लाइव की भी रिकॉर्डिंग्स मिलती चली जाएगी, ठीक है। Most important thing is this 15 days curriculum. See, we have designed this curriculum based on technical interviews. सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, वो टेक्निकल इंटरव्यूज में आती है। दे one second, I'll just complete that, then I'll take your queries through Mill and Surbi. Just give me a moment. So this 15 days, what we have tried to cover is the Indays part. Indays देखो एक बहुत important part होता है कैंपस की तैयारी का, और इसमें स्पेसिफिकली 4 sessions आई माई सेल्फ कंडक्ट। इंडेस 115, 116, 16, 212, 109, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये खास तौर पे हम लोग इंडेस को फोकस करते हैं। सेम गोज फॉर ऑडिट ऑल्सो। स्टैट्यूटरी ऑडिट के भी बहुत रोल्स आते हैं, तो स्पेसिफिकली 3 to 3 days वी स्पेंड ऑन ऑडिट। और ये जो ऑडिट है जो आपने पढ़ा है उससे कंप्लीटली अलग है, क्योंकि आप देखोगे जो प्रैक्टिकल वे में ऑडिट होता है, वो सवाल आपके सामने आते हैं, ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटरनल ऑडिट और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट पता होता है, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार ये पूछता हूँ कि अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया है कंपनी के पास, तो वो की ऑडिट मैटर में जाएगा या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में जाएगा, तो कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली, क्योंकि थियरी इज वेरी वेरी डिफरेंट इन ऑडिट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंडक्ट दिस। और स्टैट्यूटरी ऑडिट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और जब हम बिग फोर की बात करते हैं तो दे लुक फॉर ओनली पीपल हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव सेपरेट सेशन फॉर ऑडिट। एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार प्रॉब्लम देते हैं, ऑल दो क्वेश्चन सिंपल होते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट। यू आर अ सिंगल चाइल्ड, हाउ यू मैनेज आउटसाइड योर होम टाउन। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कई बार वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम गोज फॉर फाइनेंस ऑल्सो। फाइनेंस काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फाइनेंस में जाना होता है, तो फाइनेंस के लाइक वी हैव ऑलमोस्ट 2 sessions इन दैट। ग्रुप डिस्कशंस आर देयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच, राइट। अगर आप इस बैच में आते हो तो देयर इज नो अदर थिंग दैट यू नीड टू डू, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वन। कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स बैच करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि फिर इंडेस कहाँ से कवर करें, टैक्स कहाँ से कवर करें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहाँ से कवर करें। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। यू डू नॉट हैव टू लाइक लुक फॉर दिस बैच, दिस सेपरेट बैच। वन कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इट हैज एवरीथिंग, राइट। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज देयर। Investment banking will come under corporate finance, credit management, FP&A questions. Or it's not only that, if someone has a very, very specific profile based this thing, I take that session separately, right? इसके अलावा फिर हम लोग करियर गाइडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। मॉक इंटरव्यूज, मॉक जीडीज, assessment test, company specific preparation, right? You will get recordings of all the sessions along with live attend करते करते आपको recordings भी मिलती जाएगी for revision. For every section you will have the detailed material, right, that is required, right, so you can have that, ठीक है। Most important thing that I try to keep it limited,
right? So that one-to-one conversation is possible. Interview is all about speaking, right? If I will speak only, you will not. So that's a problem. तो इसलिए we ask you to unmute, right? दोनों साइड के माइक्स अनम्यूट होते हैं. एक फाइनल का टाइम होता था कि जब हम बोलते थे कि फाइनल में हम लोग लिख लिख के चैटिंग करते थे फैकल्टी के साथ. यहाँ पे वो नहीं करना है आपको. लिखना तो है ही, लेकिन साथ में बोलना है, क्योंकि इंटरव्यू में अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक, राइट? सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. Uh, all the lectures I will be taking except taxation. Taxation के लिए there will be people from larger firms, right? Otherwise, all the lectures, India's audit, finance, group discussions, HR interviews, I'll be taking, right? Because I have taken more than 2000 interviews, right? So far, जो mock interviews भी होते हैं, उसमें I am basically there, right? So I have spoken with a lot of students, ठीक है? So I keep it with myself. Interaction, as I told you, right? It's a very very important thing. कई बार students और ये आपको भी change करना है, right? आप लोग भी समझो, you have to change the way you study, right? अभी तक आप लोग लिख लिख के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि लिखना था आपको फाइनल में. It's time to speak. कई बार हम लोग सोचते क्या है और बोल को छोड़ देते हैं. तो ये गलती आपको इंटरव्यू में नहीं करनी है, बिकॉज वन रॉन्ग स्टेटमेंट विल लीड टू रिजेक्शन. सो स्पीकिंग, राइट, रेगुलर स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज एनकरेज कि क्लास में आप लोग इंटरेक्ट करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. देयर मोस्टली लाइक इट्स देखो, वैसे तो एटीएस एंड ऑल ये बहुत चल रहा है आजकल की, लाइक एटीएस कंप्लायंट है, रेज्यूमे एटीएस के ऊपर डालो, चेक करो. लेकिन ये सब बातें थियोरिटिकल है. प्रैक्टिकल बात ये है कि अल्टीमेटली यू विल हैव अ फिजिकल इंटरव्यू. आपके सामने एक इंसान होगा, वो आपका इंटरव्यू भी लेगा और वो ही आपका रेज्यूमे चेक करेगा. तो एटीएस तो आपको चेक करके जाना ही है थ्रू ऑल दीज वेबसाइट्स जो मैंने बताई है, एनऑन सीवी, नौकरी एंड ऑल. लेकिन उसको फिजिकली वेरीफाई करना है, राइट? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो वी फोकस ऑन दैट. क्लास का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. इंडियस टैक्स, फाइनेंस, audit, everything is covered, right? There is one comprehensive class. One very important thing which I personally believe is कि कई बार स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन बोल दो, मिस गाइडेंस बोल दो, सबको एक जैसा बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आई थी, विच ऑफर्ड हाईएस्ट पैकेज. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफर्ड 26 lakhs पैकेज, ठीक है? अभी ये भी बताना जरूरी है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंकर्स को लेके गई थी, ताकि पीपल हु आर हैविंग मल्टीपल अटेम्प्ट दे शुड अंडरस्टैंड कि हमको वो कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिलेगी, तो किस कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी. क्योंकि गलत एस्पिरेशन सेट करके, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करके बाद में डिसअपॉइंटमेंट. सो ये दिस इज व्हाई आई ट्राई कि क्लास में हम लोग कस्टमाइजेशन करें. रैंकर्स फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट और 6+ अटेम्प्ट, राइट? क्लासेस में जो कॉमन लेक्चर्स हैं वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन गाइडेंस जो होता है, राइट, अटेम्प्ट बेस्ड गाइडेंस, सो दैट यू डू नॉट फील चीटेड कि मेरे को आखिरी में क्या हो गया है, आपने तो इतनी इतनी बड़ी बातें करी थी और लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग तो ऐसी आ गई. और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें ऐसा होता है. तो इसलिए अटेम्प्ट बेस्ड गाइडेंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिजिकल क्लासेस डेफिनेटली हम लोग 2019 से काम कर 2017 से कर रहे हैं. पहले फिजिकल कैंपस ही होते थे. तो 17, 18, 19 आई हैव क्लोजली सीन कैंपस. मैंने भी फिजिकल कैंपस ही दिया था, राइट? तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट? वेल, शेयर दैट आल्सो विथ यू, राइट? एंड दिस इज ऑल द पास्ट स्टूडेंट्स एंड ऑल alumni. तो 1st January विल बी स्टार्टिंग. इवनिंग टाइम रहेगा 8 to 9:30 PM, राइट? ऑल्दो वो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा होता ही है, सो 8 to 10 हो जाता है. और फेस टू फेस विल बी 2nd Jan 8:30 AM मॉर्निंग में रहेगी, सुबह 8:30 से 10 बजे तक, ठीक है? सो ये प्लान रहेगा. बाकी डिटेल्स और सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे. यहाँ पर वेबसाइट की लिंक भी दी हुई है. ये ब्रोशर इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप. I'll ask the team, they will share it again, right? So this is broadly what the batch is all about. ऑल राइट. सो अब आप लोग के कुछ क्वेश्चंस थे. सॉरी मैंने आप लोगों को रोक दिया था उस टाइम पे.
ओके, एक क्वेश्चन आया था कि कवर लेटर क्या होता है। ठीक है, देखो कवर लेटर एज सच पहले के जमाने में यूज होता था जब फिजिकल इंटरव्यूज, सॉरी फिजिकल कॉपीज दी जाती थी रेज्यूमे की। एक लोग खुद जाते थे, रेज्यूमे की कॉपी ड्रॉप करके आते थे, तो वहां पर कवर लेटर का कॉन्सेप्ट होता था। अब कवर लेटर की जगह वो हो गया है बॉडी मेल, क्योंकि अब आप मेल पे देते हो, तो मेल के ऊपर जो हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडली कवर लेटर। ठीक है। अह, और क्या क्वेश्चन थे आप लोगों के? इफ वन हैज कंप्लीट सीए बाय हिंदी मीडियम वेदर इट शुड आल्सो बी मेंशन इन रेज्यूमे? नहीं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मीडियम है। ठीक है। आई हैव डन आर्टिकलशिप इन डायरेक्ट टैक्स, तो ये हो गया क्वेश्चन। इफ वी गॉट मेडल इन आईसीएसआई ओलंपियाड इन स्कूल, यस सर्टेनली लिखो, राइट। उसको ऐसे जो भी अचीवमेंट्स है, राइट, उनको पहले से नोट करके चलो और जरूर से लिखो, राइट, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ध्रुमिल, यस आप अनम्यूट कर लो इफ यू हैव अ क्वेरी। सुरभि, यस यू कैन ऑल्सो अनम्यूट। पूछो मत, आप लोग तो अनम्यूट कर लो। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलिए। सर, अभी जब रिजल्ट के बाद मेरी सीनियर से बात हुई थी अपने, तो उनका ऐसा हम्म बोलना था कि कैंपस में जब हम अप्लाई करते हैं उनकी कैंपस के थ्रू, तो हम्म। उसमें पोस्टिंग मिलने में बहुत टाइम मिल जाता है। जैसे मेरी एक सीनियर थी, नवंबर 23 में उनका एक्सटेंचर में हुआ था, बट उनको हाँ हाँ, उनका इंटरव्यू सब कुछ फरवरी में हो गया था, बट उनको पोस्टिंग जून की मिली थी फिर। तो ऐसा जनरली होता है? होता है। देखो ये चीज कैंपस में होती है क्योंकि ये लोग हायरिंग कर लेते हैं, पोस्टिंग हम्म। कई बार धीरे धीरे करके बताते हैं वो। तो लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर कंपनी ऐसा करती है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। सो उनके पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है कि वो, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको ऑफ कैंपस ही लेना है। ठीक है। ओके। और कई बार रिवर्स भी हो जाता है, कई बार स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, हम्म। एकदम से आ जाती है जॉब और बोलते हैं कि 10 दिन बाद ज्वाइन करना है, तो एकदम भी रेडीनेस नहीं रहती। आप लोग रेडीनेस रखो अपनी, ठीक है। और ओके। खासतौर पे वो लोग जो अभी तक अपने घर से नहीं निकल पाए, राइट, जिन्होंने आर्टिकलशिप भी अपने होम टाउन से करी है, स्कूलिंग भी होम टाउन से करी है, उनको बड़ी दिक्कत आती है। ओके, और किनका हाथ थैंक यू। ध्रुव मिला, आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही ध्रुव। माइक वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, एक बार मीटिंग एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर लो। हाँ टाइप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो टाइप कर सकते हो, इंटरव्यू में टाइप नहीं करना है बस। ओके, इन्वेस्टमेंट सर ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं, अनेबल टू कम, ऑनलाइन कर लो जो लोग इंदौर में नहीं है, राइट। सी आवर क्लासेस इज सेम, राइट, एवरी मॉर्निंग इवनिंग गो सेम, कुछ भी उसमें अंतर नहीं होता है। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो, इन केस इफ यू कैन कम डाउन, तो मॉक के लिए आ सकते हो, अदरवाइज वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इट्स द एक्सपीरियंस इज वेरी मच सिमिलर, ठीक है। सो ग्रेट। अब कल हम लोग, हाँ आपका क्या क्वेश्चन था? आई डिड जॉब फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग माई स्टडी फॉर सीए फाइनल, शुड आई मेंशन? हाँ, 1 साल का एक्सपीरियंस अच्छा है, सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस है। आई मीन एनीथिंग अबाउट 6 मंथ्स यू शुड डेफिनेटली मेंशन दैट एक्सपीरियंस। 6 महीने के ऊपर का एक्सपीरियंस उसको मेंशन करो, साथ में एक्सपीरियंस लेटर ले लो, ठीक है। क्योंकि जब आप कैंपस का फॉर्म फिल करोगे तो उसमें दे विल आस्क यू कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका एक अलग सेक्शन है, तो वहां पे अगर आप मेंशन करते हो तो हो सकता है कंपनीज जब इंटरव्यू ले आपकी तो आपसे प्रूफ मांगे, पहले से ही एक्सपीरियंस लेटर लेकर। पे का कोई टेंशन नहीं है, पे अगर कम थी तो ये मत सोचो कि ये लोग भी कम कर देंगे, इनके स्टैंडर्ड पैकेजेस होते हैं, ठीक है। तो प्री क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पे आपकी बहुत कम भी थी तो ये मत सोचो कि वो उसके ऊपर ही कुछ मिलेगा, राइट, वैसा नहीं है, इनके तो फिक्स पैकेजेस हैं। जब कंपनीज अपने रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगी यहाँ पर डिटेल्स, तो उसमें लिखेंगी वो कि लाइक वी आर कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पैकेज,
और सबको एक जैसा मिलता है उसमें, ठीक है ना? ओके, फैंटास्टिक. If I were just assisted for the client but not fully worked, so should I mention about that work? Because interview asks what he sees in resume. Obviously, देखो अभी आपने इस पीरियड में वही काम किया है जो असिस्ट करने वाला काम, एंड टू एंड वाला तो नहीं करा है आपने. सो लिखो उसको, 100% मेंशन करो, लेकिन यू नीड टू नो एटलीस्ट समथिंग. बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाना है आपको. आपने सपोज लिखा है कि मैंने इस कंपनी में रेवेन्यू ऑडिट करा था. अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने रेवेन्यू के एजर्शंस कैसे चेक करे थे. तो आप फिर ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं हमने तो केवल असिस्ट करा था, हमको वो पता नहीं. फंडामेंटल देख के जाना है फिर आप, ठीक है ना? लाइक दैट. सो इसलिए मेंशन करो आप, अगर असिस्ट भी करा था तो नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. बाकी जो भी स्टूडेंट्स की और कुछ क्वेरीज अगर हैं तो आप लोग उसको ग्रुप पे भेजते रहिए. और इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक वन टू वन डाउट यू कैन ड्रॉप इट ऑन आवर ऑफिस नंबर. एंड रेज्यूमे जिनको रिव्यू कराना है, राइट, दे कैन व्हाट्सएप द रेज्यूमे. Thank you very much everyone for your active participation and patience listening. And then I'll see you in the new year. जो लोगों से अब सीधे हम लोग न्यू ईयर पे मिलेंगे, राइट? सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ फैंटास्टिक ईयर अहेड. नए साल के साथ नया जोश और नई चीजें हो आपके साथ. दैट्स व्हाट आई पर्टिकुलरली विश, राइट? सो ऑल द बेस्ट एंड I'll see you in our upcoming sessions. Bye bye.